चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ पे जो भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे। बेसिक कंसेप्ट में डैट मीन्स कि एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, जिसमें आप कभी भी जैसे अभी अगर पहली बार ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं डैट मीन्स कि या पहले कभी ऑर्गेनिक नहीं भी पढ़े हैं या पहले अगर पढ़े हैं तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी अगर फिर से नए तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप 12th क्लास में हैं और 11th में अगर अच्छे से ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से मेरे साथ शुरू कर सकते हैं एकदम जीरो लेवल से। और अगर 10th क्लास में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के नाम से था वो चैप्टर, जिसमें आपको कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक क्या होता है। जब हम लोग 11th क्लास में आते हैं तो 11th क्लास में आपको ऑर्गेनिक में एक्चुअली केमिस्ट्री में 3 पार्ट हम लोग को पढ़ना होता है, वो होता है फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक ये जो टर्म बना है, ऑर्गेनिक ये टर्म बना है सिग्निफाइज लाइफ। ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ, यानी कि ये लाइफ को इंडिकेट करता है। डैट मीन्स कि लाइफ का है, यानी कि और या फिर इसको लिविंग सिस्टम भी हम लोग बोल सकते हैं, लिविंग सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है ना, लाइफ और लिविंग। डैट मीन्स कि ऐसा केमिस्ट्री का वो ब्रांच जो लिविंग सिस्टम से ड्राइव किया जाता हो, यानी कि लिविंग सिस्टम से रिलेटेड हो, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऐसा कंपाउंड जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग सिस्टम से अगर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वैसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और इस कंपाउंड को जिस केमिस्ट्री के ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका एक ये पुराना डिफिनीसन था, पहले ऐसा बताया जाता था कि ऑर्गेनिक कहाँ से आया, क्यों हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो एक्चुअली वो लिविंग सिस्टम के से जो भी कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया गया उसके आधार पे इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा ओल्ड डिफिनीसन, जो कि पुराने जो डिफिनीसन था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड कंसेप्ट में पहले देखते हैं। ओल्ड डिफिनीसन हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। तो इसका ऑर्गेनिक में ओल्ड डिफिनीसन क्या है, ठीक है। इस डिफिनीसन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एनी ऑल सब्सटेंस विच वर ऑब्टेन्ड, ऑल सब्सटेंस विच वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सिस्टम, ऑब्टेन ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग सिस्टम्स, प्लांट्स हो सकता है, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स इटीसी, कोई भी लिविंग होना चाहिए, ठीक है। या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की हम लोग बात कर रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, वे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about these compounds are known as organic chemistry, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे थे ऑल सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जैसा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टर्म को थोड़ा सा अगर हम लोग समझेंगे तो देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है कि डायरेक्टली का मतलब कि जो अभी ऑलरेडी लिविंग है, ठीक है,
और इनडायरेक्टली मतलब जो कभी ना कभी पहले लिविंग रहा होगा, उससे किसी भी तरह से अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से जो कंपाउंड निकालते हैं, जैसे आप इनडायरेक्टली में अगर हम लोग देखें तो कोई भी फॉसिल्स हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, कोल हो सकता है, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम ये सब क्या है, ये सब ऑलरेडी पहले कभी ना कभी लिविंग रहा होगा। डैट मीन्स कि ये फॉसिल्स के डिकम्पोजिशन के कारण पेट्रोलियम और गैस, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम या फिर कोल बनता है, ठीक है। तो उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, यानी कि वो कभी ना कभी लिविंग रहा होगा। तो इस तरह से डायरेक्टली कहे या इनडायरेक्टली कहे, ठीक है। दूसरा क्या है, लिविंग सिस्टम, प्लांट्स, एनिमल्स, इटीसी वे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट दिस कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं कि इसका थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि आप पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, और पढ़ने जब हम लोग इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ने में कैसे हुआ, इसके एकदम हम लोग जन्म से लेके अभी तक का जो भी सिचुएशंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेवलपमेंट हुआ, कैसे एक नया ब्रांच में इसको काउंट किया गया। आगे हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, जितना भी नेचर में जितने भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सभी कंपाउंड्स में क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डैट मीन्स कि ये काफ़ी अमाउंट में मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं वो बहुत बहुत कम अमाउंट में मिलता है, जिसके कारण क्या होगा कि ऑर्गेनिक का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है। इतने सारे, यानी कि इसके पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, पर एवरी ईयर लगभग 10,000 to 15,000 अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, नया न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कवरी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक अलग से पढ़ना पड़ता है, एक अलग ब्रांच लेकर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। एक्चुअली ऑर्गेनिक का कंपाउंड्स का सिग्निफिकेंस या हम लोग कहें इंपॉर्टेंस हम लोग के लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग का पूरा जो बॉडी है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो सभी लिविंग थिंग्स को अगर देखेंगे तो मैक्सिमम जो भी मोलिक्यूल्स उसमें होंगे वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। जैसे आपको बेसिक अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या है, जो भी लिविंग थिंग्स है वो सब सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो सेल को अगर हम लोग सेल को अगर हम लोग पार्ट करके देखेंगे, उसमें अगर हम लोग रिसर्च करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जितना भी उसका सेल ऑर्गेनेल्स है वो सभी का सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जैसे ये सब फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सबसे बना हुआ है। तो ये सबसे बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक होने, लिविंग कोई सिस्टम है, इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़रूर होगा। दूसरी चीज़ है कि आपको अगर बीमार पड़ते हैं, जो बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं हम लोग, बहुत सारे विटामिन लेते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, सब भी ऑर्गेनिक से बना हुआ है। यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब हम लोग को लिविंग रहने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। डैट मीन्स कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। तो आगे इसका बहुत सारा एडवांस यूजेज है, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। तो अब हम लोग आएंगे इसमें ऑर्गेनिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले हम लोग आते हैं 1675 में, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमरी, और ये पहला बार एक बुक पब्लिश किए थे, ठीक है। साइंटिस्ट थे लेमरी, और ये एक बुक पब्लिश किए थे जिसका नाम था कोर्स डी काइमी, ठीक है। और उसमें ये जो भी सब्सटेंस है नेचर में, उसको दो पार्ट में डिवाइड किए थे। हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिश हिज बुक लेमरी। आप नोट्स साथ नोट्स भी बनाते चल सकते हैं। पब्लिश हिज बुक कोर्स डी काइमी, कोर्स डी काइमी, ठीक है। तो कोर्स डी काइमी में ये लिखे थे, इसमें क्लासीफाई किए थे नेचुरल सब्सटेंसेस को 3 ग्रुप्स में। कोर्स डी काइमी क्लासीफाई नेचुरल सब्सटेंसेस इनटू 3 ग्रुप्स। तो नेचुरल सब्सटेंसेस को 3 ग्रुप में डिवाइड किए थे। वो 3 ग्रुप कौन कौन सा था? तो इस ग्रुप में हम लोग देखेंगे कि इसमें था आपका
जो भी नेचुरल सब्सटेंसेस था इसको बोला गया। इसमें एक पार्ट था आपका मिनरल सब्सटेंसेस, वेजिटेबल सब्सटेंसेस एंड एनिमल सब्सटेंसेस। मिनरल सब्सटेंसेस, वेजिटेबल सब्सटेंसेस एंड एनिमल सब्सटेंसेस। ये एक्चुअली नाम पड़ा कि जिस सोर्स से ये डिराइव किया जाता है उसके आधार पे इसका नाम आया मिनरल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि ये मिनरल सब्सटेंसेस का मतलब कहाँ से, ये मिनरल किंगडम से ऑब्टेन किया गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल किंगडम। वेजिटेबल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल किंगडम। एनिमल सब्सटेंसेस मतलब डिराइव्ड या ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल किंगडम। ठीक है, तो जिस सोर्स से जो सब्सटेंस डिराइव किया जाता था उसके आधार पे उसका नेमिंग आया। ठीक है ना, जैसे मिनरल सब्सटेंसेस, वेजिटेबल सब्सटेंसेस एंड एनिमल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं, ये जब लेमरी का हम लोग देख लिए तो 1769 इसके बाद का जो डेट है, हम लोग मेनली इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हम लोग डेट को देख रहे हैं ताकि उससे एक कंसेप्ट डेवलप हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इसके बाद आएंगे 1769। ठीक है, 1769 में एक साइंटिस्ट थे सीली, ये साइंटिस्ट थे और ये किए क्या, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किए थे लिविंग सोर्स से, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स था उससे अलग अलग कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को उससे एक्सट्रैक्ट किए थे। तो हम लोग उसका देखते हैं कि ये कौन कौन सा कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किए थे और कौन सा उसका सोर्स है। ठीक है, तो सीली क्या किए थे, आइसोलेटेड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, from their source as कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स इसमें है टार्टेरिक एसिड, ये ग्रेप्स से किया गया था। यहाँ पे टार्टेरिक एसिड, ये आया था सोर्स इसका ग्रेप्स। ठीक है, टार्टेरिक एसिड को ग्रेप्स से आइसोलेट किए थे। उसी तरह से साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड को साइट्रस फ्रूट से किया गया था और वो साइट्रस फ्रूट था लेमन्स, जैसे लेमन्स हो सकता है, कोई भी साइट्रस फ्रूट हो सकता है। ठीक है ना, उसी तरह से ये साइट्रिक एसिड है। मैलिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया गया था एप्पल से, क्योंकि एप्पल का बोटनिकल नेम होता है पायरस मैलस, जिसके आधार पर इसका नाम पड़ा मैलिक एसिड। ठीक है, तो ये है एप्पल से। उसी तरह से आप ब्यूटायरिक एसिड ले सकते हैं। ब्यूटायरिक एसिड ये कहाँ से आया, बटर से, फ्रॉम बटर। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। ये तो आपको पता है लैक्टिक एसिड कहाँ में मिलता है, मिल्क में मिलता है, कर्ड में मिलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड का जो सोर्स था वो मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया गया था। ठीक है, और उसके बाद है यूरिक एसिड, ये यूरिन से किया गया था। ठीक है, ETC हम लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइसोलेट किए थे। आज के समय में तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो कहीं से भी कोई भी चीज़ आराम से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बट उस टाइम अगर हम लोग देखें इतने साल पहले, 1769 से आज से 300 साल पहले, तो उस समय ये काफ़ी मुश्किल काम था, बट फिर भी इन्होंने ये चीज़ एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आएंगे, जो इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 1773। चलिए, तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें 1773। इन 1773 इसमें है रॉली
एक साइंटिस्ट थे रॉली, इसके नाम में है ROULLE, ठीक है, रॉली। ये आइसोलेट किए थे यूरिया फ्रॉम ह्यूमन यूरिन्स, आइसोलेट यूरिया फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ठीक है। तो ये ह्यूमन यूरिन से यूरिया को एक्सट्रैक्ट किए थे। नेक्स्ट उसके बाद है नेक्स्ट 1785 लेवोइसियर, इन 1785 में लेवोइसियर, और ये जो लेवोइसियर थे ये जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान था, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या थे, ये किए थे कि ये पहला बार ये बताए थे कि जो भी एनिमल और वेजिटेबल्स होता है, ठीक है, उसमें हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होता है। यानी कि जो भी ऐसा कंपाउंड्स जो वेजिटेबल से या एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, आइसोलेट किया जाता है, जो उसका सोर्स है एनिमल वेजिटेबल्स, तो उससे जो भी कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन जरूर रहेगा, ठीक है। तो ये पहली बार ये बताए थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में लिख लेते हैं। लेवोइसियर फर्स्ट shows that the compound obtained from animals and vegetables always contain carbon and hydrogen, ऑलवेज कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि जो भी कंपाउंड्स होगा इससे निकाला जाएगा एनिमल्स और वेजिटेबल से, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जरूर रहेगा, ठीक है। तो जब ये चीज़ पता चल गया, तो ये पता चलने के बाद क्या हुआ कि ये क्या किए, तब जो भी नेचुरल सब्सटेंसेस था, जो भी नेचर में सब्सटेंस एग्जिस्ट करता था, उसको ये दो पार्ट में फिर से रिक्लासीफाई किए, ठीक है। इससे पहले तो लेम रिक्लासीफाई किए थे, उसके बाद ये नेचुरल सब्सटेंस को ये फिर से रिक्लासीफाई किए। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, then reclassify the natural substances into टू ग्रुप्स, ठीक है। तो टू ग्रुप्स में कौन कौन सा ग्रुप्स था, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टू ग्रुप्स यहाँ पे देखेंगे कि इसको ये दो पार्ट में डिवाइड किए थे। टू ग्रुप्स में नेचुरल सब्सटेंस को, दो ग्रुप, एक ग्रुप था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक को बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दूसरे को बोला गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो एक था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होगा। तो यहाँ पे लिखा गया कि जो लिविंग ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होगा उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और जो नॉन लिविंग से ऑब्टेन होगा, ठीक है ना, विच ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। नॉन लिविंग सोर्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे मतलब मिनरल्स आ सकता है, कोई भी रॉक्स आ सकता है, ठीक है। तो ये सबसे अगर कोई भी कंपाउंड अगर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रखेंगे। तो ये था इनका क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये क्लासिफाई कर लिए तो बहुत साल तक, लगभग ये किए थे कब, ये बताए थे आपको 1785 में, और लगभग 20 से 25 साल तक कोई भी कंपाउंड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सका था। तो जिसके कारण क्या हुआ था कि कंपाउंड अगर लैब में प्रिपेयर नहीं किया गया, तो उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका काफ़ी नाम था, जो काफ़ी फेमस थे, बर्जीलियस, ठीक है। तो बर्जीलियस एक अपना थ्योरी दिए, एक अपना हाइपोथेसिस दिए कि इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक लैब में प्रिपेयर नहीं हो पाया है। इसका मतलब
कि उनका अपना एक विचार था, वो अपना एक थ्योरी दी है जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। तो इस वाइटल फोर्स थ्योरी में वो ये चीज़ बताए कि इसका मतलब है कि कोई जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलता है वो सिर्फ लिविंग में मिलता है, यानी कि लिविंग में ही बनता है, बाहर में उसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। ये उनका अपना सोचना था। तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? तो ये बताए कि देयर आर ए फोर्स विच इज़ कॉल्ड वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लिविंग सिस्टम, बट दिस वाइटल फोर्स आर नॉट क्रिएटेड आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब, यानी कि लैब में ये प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तब ये इनका वाइटल फोर्स थ्योरी में ये चीज़ बताया गया। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में, बर्जिलियस के बारे में, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं। तो 18वीं सदी यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं किया जा सका था। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, टिल द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी none of the organic compounds prepared in the laboratory then according to Berzelius जिसको बर्जिलियस हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, और ये था 1815 में, ठीक है। तो ये क्या बोले थे, जो भी बात बोले थे उन्हीं को बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी बोला गया बाद में, ठीक है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी में सम वाइटल फोर्स are responsible to produce organic compounds and synthesis of these compounds in the laboratory was impossible due to the absence of vital force which is existing in living organism, which are existing in living organism, ठीक है। तो ये इनका वाइटल फोर्स थ्योरी था। इसी थ्योरी को जो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे, यही थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाता है, ठीक है। यही थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाता है। तो इस तरह से ये वाइटल फोर्स थ्योरी हो गया। और उसके बाद तब ये थ्योरी काफ़ी दिन तक काफ़ी पॉपुलर रहा उस टाइम तक। लेकिन 1828 में एक साइंटिस्ट है ओहलर, ठीक है। तो ओहलर ये क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट किए और एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन किए, ठीक है। तो ये थ्योरी तब तक चला जब तक कोई न्यू कंपाउंड्स लैब में प्रिपेयर्ड ना हो गया, ठीक है। तो ये कुछ दिन तक ये थ्योरी काफ़ी चला था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आएंगे
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1828 में, इन 1828 में एक साइंटिस्ट थे ओलर। ओलर ये क्या कहते हैं, सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन द लेबोरेटरी, यूरिया, ठीक है, इन द लेबोरेटरी। चलिए तो यहाँ पे देखिए ओलर 1828 में ओलर ये पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए लैब में, ठीक है। कैसे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड, ये यूरिया कंपाउंड किए थे इन द लेबोरेटरी फर्स्ट, पहला बार बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट, ठीक है ना। तो अमोनियम साइनेट को ये हीट कर रहे थे, जैसे अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला ये है। तो पहले ये चीज़ हम लोग को देख लें कि अमोनियम साइनेट कैसे बना, कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अमोनियम साइनेट बनाने का बहुत सारा मेथड है, आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें एक मेथड हम लोग लेते हैं, अमोनियम सल्फेट को अगर पोटेशियम साइनेट के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से अमोनियम साइनेट फॉर्म हो जाएगा, जो कि इसका ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, और K2SO4 यहाँ पे बनेगा। तो हमको क्या करना था, ये क्या किए थे, अमोनियम साइनेट को हीट किए थे, ठीक है ना, ये अमोनियम साइनेट, तो इसको हम लोग हीट करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था, जैसे NH4CNO, इस अमोनियम साइनेट को हीट कर रहे यहाँ पे, और हीट करने के बाद ये बना NH2CONH2, और इसी को बोला गया यूरिया, ये है यूरिया, ठीक है। आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या था कि ये अमोनियम साइनेट को हीट करके और रख दिए थे लैब में, अपना कर रहे थे और कहीं थोड़ी देर के लिए चले गए थे। तो हुआ क्या कि अमोनियम साइनेट अपने आप हीट होने के बाद रीअरेंज करके एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। क्योंकि तो न्यू कंपाउंड जब बन गया तो उसके बाद ये देखे क्या कि ये जो कंपाउंड्स है इसका सारा का सारा प्रॉपर्टी मैच कर रहा है किससे, यूरिया से। इसका मतलब इनको ये चीज़ बहुत खुशी हुआ कि हमको एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। और प्रिपरेशन हो गया तो इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या था, इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि ये जो अमोनियम साइनेट है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये वाला जो कंपाउंड बना जिसको यूरिया बोला जाता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट बार जो कंपाउंड प्रिपेयर हुआ लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, वो किससे हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ था। तो जब ये बन गया तब ओहले जो बर्जिलियस का जो हाइपोथेसिस था, उस हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब ये चीज़ बात ख़त्म हो गई कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम लोग लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूरिया बनने के बाद से और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर किया जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब यूरिया बनने लगा उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, आगे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पे कि एक और साइंटिस्ट थे कोल्बे 1845 में। ऐसे तो बहुत सारा प्रिपरेशन होने लगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन और था, वो था 1845, ठीक है। तो 1845 में ये साइंटिस्ट थे कोल्बे, और ये काफ़ी फेमस भी थे, और इनके नाम से हम लोग बहुत सारे केमिस्ट्री में बहुत सारे चीज़ें हम लोग पढ़ते भी है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये साइंटिस्ट जो थे क्या किए थे, इनका योगदान क्या था कि एलिमेंट्स, जैसे हम लोग कहते हैं ना कार्बन एक अलग एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट्स है, तो इस एलिमेंट्स से यानी कि एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को लेकर ये एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किए, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, यानी कि इसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से शुरू करके आसानी से क्या किए, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये अपने आप में भी एक बहुत अच्छा डिस्कवरी था। जैसे इसमें हम देखेंगे कि कोल्बे का क्या ये था, उसको हम लिखेंगे सिंथेसाइज एसिटिक एसिड, सिंथेसाइज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। तो ये पहला बार
एसिटिक एसिड सिंथेसाइज किए थे फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब कि जैसे ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, सिर्फ इतना ही को लेके इसके इक्वेशन को भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था जो प्रिपेयर्ड किया गया था इसके एलिमेंट से। ठीक है, तो हम लोग इसको एक लाइन और भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग देख सकते हैं इसका कैसे बना। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कार्बन को लिए और कार्बन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके ये इसको इलेक्ट्रिक आर्क में रखे। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क जहाँ पे स्पार्क किया जाता है, एक ग्लास का एक कंटेनर होता है जहाँ पे 2 रड लगा हुआ होता है, वहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट लगा होता है, उसमें स्पार्किंग कराया जाता है। तो जो भी कंपाउंड उसमें है वो रीअरेंज होकर कुछ ना कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि दोनों को कंबाइन करने के लिए वहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक आर्क में जब रखा गया तो इससे एक कंपाउंड बना, वो बना C∼CH, यानी कि इसको बोला जाता है, इसको शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो इसको सीधे लिखेंगे हम लोग C2H2, और इसको बोला जाता है एसिटाइलिन। ठीक है, तो ये एसिटाइलिन का फॉर्मेशन हुआ। अब इस एसिटाइलिन को ये क्या किए, फिर से फर्दर रिएक्शन कराएं इसको वाटर से। ठीक है, वाटर को इसमें ऐड किया गया, और वाटर हम लोग यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सीधे ऐसे लिखते हैं कि इसको कराया गया डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 से इसको रिएक्ट कराया गया। तो रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये बना, एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और ये एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने के बाद इसको फिर ये ऑक्सीडाइज कराए, ऑक्सीडेशन करवाए। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने के में क्या हो गया, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन करने के बाद ये बना आपका एसिटिक एसिड, एक ऑक्सीजन और बीच में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ये जो कोल्बे थे, ये कोल्बे क्या किए कि कार्बन और हाइड्रोजन को सिर्फ लेके और यहाँ पे एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिए। डैट मीन्स कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया। तो अब ये जो था कि हम लोग अभी जो पढ़े कि कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे लैब में प्रिपेयर किया जाने लगा। इसके बाद तो और भी बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होने लगा। ठीक है, तो जब पुराना डिफिनीसन था, पहले का जो डिफिनीसन था कि सिर्फ जो लिविंग सिर्फ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलता है उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफिनीसन को चेंज करेंगे, न्यू डिफिनीसन आएगा, और न्यू डिफिनीसन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। ठीक है, और अभी आप यहाँ से आप कोई भी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। जो भी बेसिक कंसेप्ट में आपको कहीं कन्फ्यूजन हो, आप मेरे वीडियो के साथ या मेरे साथ आप इसके साथ शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9304438943। ठीक है,